मैंने वो झलक देखी कि वो एक ओपन जीप थी, उसमें खड़े थे, उनके साथ एक दो और लेजेंड्स भी थे, तो उनको पूरा सियालकोट जो है वो वेलकम करने आया। तो दैट वाज द डे व्हेन देन आई थॉट कि यार आई हैव टू बी दिस काइंड ऑफ अ प्लेयर वन डे। खेलने वालों को तो इतना पसंद ही नहीं किया जाता, तो ऐसे लगता था कि बच्चा बिगड़ गया। मेरी वालदा ने एक दफ़ा गुस्से में आके मेरी हॉकियाँ जला दी। वो लत लग चुकी थी हॉकी की कि फिर मैंने अपनी किट और हॉकी जो है वो जहाँ मैं मूड रहता था, उनका जॉइंट फैमिली थी, तो वहाँ पे उनके ड्राइंग रूम में रख दी। उस चैम्पियनशिप का मैं हाईएस्ट स्कोरर था और मुझे उन्होंने बेस्ट प्लेयर भी दे दिया। तो उसके बाद मेरा नेशनल कैंप में नाम आ गया। आपने पाकिस्तान को किस मौके पर पहली दफ़ा इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर रिप्रेजेंट किया? मैं खेला और मैंने जाते ही जो है वो गोल किया, पाकिस्तान 1-0 जीत गया स्पेन से। उस वक्त हमारे करता धरता ने इस बात पे फोकस नहीं किया कि रूल्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो सारी चीज़ें जब हो रही थी तो हम सो रहे थे क्योंकि हम ऑलरेडी जीत रहे थे। फाइनल मैच जो हम जीते 94 का फाइनल गोल करवाया और उसके बाद वर्ल्ड कप जीता। शहबाज को बाहर कर दिया जी 96 ओलंपिक से पहले। हम चाहते थे कि शहबाज इस टीम का हिस्सा बने, हमने खेलने से इनकार कर दिया पूरी टीम ने कि शहबाज आएगा तो हम खेलेंगे। तो शहबाज साहब को क्यों बाहर कर दिया 96 शायद जापान ओलंपिक्स में या कहीं पे आपने 12 प्लेयर्स उतार दिए थे? अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट लिव विद पर्पस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान हॉकी पर एक सुनहरा दौर गुजरा है और उस सुनहरे दौर के आज एक सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं जो 2 दफ़ा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी भी रहे और पाकिस्तान के उस सुनहरी दौर का वो एक हिस्सा हैं जिसमें उन्होंने अपना भरपूर कंट्रीब्यूशन दिया। हमारे साथ साबिक ओलंपियन जनाब आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वैसे थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। प्लेयर जी प्लेयर, मैं बड़ा खुश हूँ कि आज आपके पॉडकास्ट में आया हूँ बिकॉज आई हर्ड अ लॉट अबाउट योर पॉडकास्ट और बड़ा पॉजिटिव आपके पॉडकास्ट होते हैं, तो आई एम ग्लैड कि मैं भी आज इसका हिस्सा बनाऊँ, मुझे बड़ी खुशी है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बाजू साहब, हम इससे पहले कि आपके जर्नी पे बात करें और हम बात करें पाकिस्तान में हॉकी की जो अरूज और जवाल की दास्तान है, मुझे ये बताएं कि आपको हॉकी का जुनून जो है इसकी परवरिश कैसे हुई? कैसे ये शौक़ परवान चढ़ा? स्कूल से था या किसी को देख के इंस्पायर हुए? किस तरह से हॉकी की तरफ आए? देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट 1980s, अर्ली मिड 80s की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, फेडरल गवर्नमेंट स्कूल सियालकोट कैंट में। तो जिस इलाके में मैं रहता था, कैंट में जहाँ रहता था, तो उसकी जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स थी वो हॉकी थी। वहाँ से बड़े लेजेंड्स पैदा हुए, वहाँ से शनाज शेख पैदा हुआ, वहाँ से मंजूर जूनियर मरहूम पैदा हुए, वहाँ से महमूद हुसैन, मकसूद हुसैन, नासिर अली, फिर उसके बाद अजमल ख़ान, फिर फैसल, फ़ारूक अख्तर, अंजुम रशीद। आज भी जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम का अमाद बार, वो भी सियालकोट से ही है। तो वो एक हॉकी का ना एक माहौल होता था उधर, एक हॉकी का एटमॉस्फेयर था और हॉकी जो खेलता था उसको एलीट समझा जाता था कि ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन और वो हॉकी खेलता है, और बड़े पॉपुलर होते थे हॉकी प्लेयर हमारे कैंट में। तो मोटिवेशन यही थी कि जब 84 में लॉस एंजलिस ओलंपिक जीत के आए, तो आई वाज इन आई बिलीव इन 8th क्लास और 9th क्लास था, 8वीं क्लास में था मैं शायद। तो उस वक़्त उनका इस्तकबाल हुआ बहुत बड़ा, मंजूर जूनियर साहब का, जब वो लॉस एंजलिस ओलंपिक जीत के आए। तो मैंने वो झलक देखी कि वो एक ओपन जीप थी, उसमें खड़े थे, उनके साथ एक दो और लेजेंड्स भी थे तो उनको पूरा सियालकोट जो है वो वेलकम करने आया। तो दैट वाज द डे व्हेन देन आई थॉट कि यार आई हैव टू बी दिस काइंड ऑफ अ प्लेयर वन डे, और मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान को इसी तरह जितवाना है। तो वो मोटिवेशन थी मेरी अर्ली एज में, और फिर मैं स्कूल में हॉकी खेलना शुरू कर दिया और स्कूल में मैं बड़ी जल्दी मैंने पिक किया उस स्पोर्ट्स को। अच्छा बाजू साहब, जो सारे आपने नाम लिए, इनमें से किसी की मेंटोरिंग या कोचिंग भी मुयस्सर आई आपको स्कूल डेज़ में? किसी को खेलते हुए देखा? बिल्कुल, मैंने मंजूर जूनियर साहब को अपने सामने देखा। मंजूर जूनियर साहब के जो भाई थे वो भी मेरे बड़े करीबी दोस्त थे। महमूद से मेरी बड़ी दोस्ती थी। फिर अजमल ख़ान, महमूद और अजमल दोनों एक ही बैच के थे, उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी लेकिन मुझे हॉकी जो असल में स्टार्ट कराई वो शनाज शेख के छोटे भाई गुलरेज शेख थे, जिन्होंने, मैं अपनी घर के सामने हॉकी अपनी स्ट्रीट में खेल रहा था, तो ही जस्ट पासिंग बाय एंड ही सेड मैच खेलना है। मैंने कहा यस खेलना है, तो कहता आ जाओ। तो हम जिना इस्लामिक कॉलेज चले गए। दैट वाज माय फर्स्ट मैच, कि मैं अभी बहुत छोटा था, तो मैं एक बड़ी क्लब से मैच खेला और मैंने उसमें गोल भी स्कोर कर दिए। तो फ्रॉम देयर ऑन मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया कि लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, और फिर वहाँ से प्रोफेशनल हॉकी का जर्नी स्टार्ट हो गया। इट्स नॉट अ प्रोफेशनल, इट वाज द बिगनिंग, बट बिगनिंग में ही लोगों ने कहा कि इस पे टैलेंट है, ही कैन एक्सेल इन दिस फील्ड। तो
वो फिर मेरा एक जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर मैंने क्लब हॉकी खेली और बड़ी जल्दी मैंने एक्सेल किया इसमें हॉकी में। वजह से जब आपने बचपन में ही हॉकी खेलना शुरू कर दी तो जब उसमें पढ़ाई सफ़र होती ही होगी यकीनी तौर पे, वालदेन की तरफ से, उसातिज़ा की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था? कोई डांट डपट होती थी या एनकरेज करते थे कि ठीक है दबा के खेलें हॉकी? नहीं नहीं, स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था बिकॉज फैमिली का द ओनली फोकस वाज द एजुकेशन। उस वक्त होता ही ये था कि खेलने वालों को तो इतना पसंद ही नहीं किया जाता था, कोई प्रोफेशनलिज्म था ही नहीं, कोई स्पोर्ट्स में करियर बनाने की तो बात ही नहीं होती थी। तो जो करियर बनाते थे लोग वो बहुत टॉप लेवल के एथलीट होते थे। तो जब आप स्कूलिंग कर रहे होते हो और उस वक्त आप फोकस अपना स्पोर्ट्स पे कर दो तो ऐसे लगता था कि बच्चा बिगड़ गया। अच्छा। तो मेरी वालदा ने एक दफ़ा, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस पे जगह दे, गुस्से में आके मेरी हॉकियाँ जला दी कि तुम सारा दिन ये काम करते रहते हो, तुम्हें मैंने हॉकी नहीं खेलने दी, पढ़ा करो। फिर ठीक है ना। तो वो फिर मैंने ब्रेक आया या? वो आया थोड़े दिनों के लिए, फिर क्योंकि एक वो लत लग चुकी थी हॉकी की, कितनी वो एडिक्शन हो चुकी थी कि फिर मैंने अपनी किट और हॉकी जो है वो महमूद के एक कज़न थे, वो जहाँ महमूद रहता था, उनका जॉइंट फैमिली थी, तो वहाँ पे उनके ड्राइंग रूम में रख दी। तो मैं वहाँ से तैयार होकर हॉकी पे खेल चला जाता था, घर वालों को बताता ही नहीं था। तो जब उनको ख़बर मिली कि यार ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड ही कैन मेक इट टू द टॉप, तो फिर उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू किया, मेरे भाइयों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। तारिक भाई जो मेरे आजकल जो बड़े भाई हैं जो चिली में होते हैं आजकल, ही इज़ एक्चुअली इन कनाडा, लेकिन वो चिली में सेटल है। उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, बाकी भाइयों ने भी किया, फिर मेरे वालिद साहब ने भी मुझे इनकरेज किया कि यार इफ़ यू कैन डू इट। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला कि नहीं भाई इसमें टैलेंट है और ही कैन मेक इट टू द टॉप, तो फिर मुझे स्पोर्ट मिलना शुरू हो गई। और उसके बाद जब स्कूल से निकले तो आपने हॉकी को ही परसू किया या साथ प्रोफेशनल एजुकेशन भी जारी रही, कहाँ तक रही? स्कूल में जब मैं निकला हूँ तो मेरा हॉकी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। मैंने एक नेशनल चैम्पियनशिप खेली थी, जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप। तो उस चैम्पियनशिप का मैं हाईएस्ट स्कोरर था और मुझे उन्होंने बेस्ट प्लेयर भी दे दिया। तो उसके बाद मेरा नेशनल कैंप में नाम आ गया था। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन मैं उस दौर में कैंप्स में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। फिर मैंने कॉलेज से भी एक आध टूर्नामेंट खेला। अल्लाह गॉड ब्लेस हिम, जीवन साहब हमारे डीपी होते थे जो स्पोर्ट्स को देखते थे, जो डीन थे फिज़िकल एजुकेशन के, वो बड़े मुझे घर से उठा के ले जाते थे। तो फिर इसी तरह सफ़र जारी रहा और मैं एजुकेशन कहाँ तक ली बाजवा साहब? मैंने बैचलर्स किया जी गवर्नमेंट कॉलेज से ही? जी मरे कॉलेज से। मरे कॉलेज सियालकोट से? मरे कॉलेज सियालकोट से। इकबाल भी मेरे वालिद साहब भी वहीं पे के पढ़े पढ़े हुए हैं, हाँ? मेरे बड़े भाई भी वहीं पर, मेरे बाकी भाई भी वहीं पे पढ़े हैं। तो हमारा एक फैमिली वो कॉलेज भी है और फिर वहीं से मैंने बैचलर भी किया लेकिन साथ साथ मैं खेलता भी रहा। अच्छा, बाजवा साहब याद है कि आपने पाकिस्तान को किस मौके पर पहली दफ़ा इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर रिप्रेजेंट किया किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में? वो कौन सा मौका था और उसकी क्या फीलिंग्स क्या याद है, क्या उम्र थी उस वक्त? जी मैं आई थिंक आई वाज 20 इयर्स ओल्ड। BMW ट्रॉफ़ी हुई थी हॉलैंड में। ओके। ठीक है। और उस BMW ट्रॉफ़ी में मेरा डेब्यू हुआ था और मैंने पहला मैच, मुझे इस्लाउद्दीन हमारे कोच थे उस वक्त, इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, तो उन्होंने मुझे स्पेन के ख़िलाफ़ मौका दिया कि आप जाओगे खेलोगे। मैं खेला और मैंने जाते ही जो है वो गोल किया, पाकिस्तान 1-0 जीत गया स्पेन से। आई वाज द स्कोरर, लेकिन गोल करने के फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे बाहर बुला लिया, उन्होंने कहा बैठ जाओ तुम। ठीक है। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। क्योंकि उस वक्त होता ये था कि जो अंदर होता था वही खेलता था, जो बाहर आ जाता वो वापस अंदर नहीं जा सकता था। रोलिंग सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट नहीं था। दैट वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस और मैंने एज अ सेंटर फॉरवर्ड पाकिस्तान में डेब्यू किया था। और फिर मैं खेला और उसके बाद फिर बार्सिलोना ओलंपिक्स खेला, फिर एशिया कप खेला, फिर एशियन गेम, सारे टूर्नामेंट जितने भी उस दौर में थे। चैम्पियंस ट्रॉफी जीती हमने, फिर वर्ल्ड कप जीता हमने, बार्सिलोना में मेडल लिया। तो वो एक ऐसा दौर था जिसमें पाकिस्तान जो है वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था, इतने अच्छे प्लेयर थे कि उसमें वो ऑलमोस्ट तमाम टूर्नामेंट्स हमने जीते। अच्छा, वो एक ऐसा टाइम था, सुनहरा दौर था हमारे यहाँ तकरीबन और भी खेलों में। क्रिकेट में पाकिस्तान ने 92 में वर्ल्ड कप जीता, जहांगीर खान स्क्वाश में नाम पैदा कर रहे थे। तो ओवरऑल क्या वजह समझ आती है उस वक्त के ये एक अरूज की कि हमारी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी ग्लोबली? जी बिल्कुल थी। उस वक्त हमारे पास, मुझे आई रिमेंबर कि जब हम ये 90s का 92 से 96 तक जो एरा था उसमें हम 4 हमारे पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी।
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 थी मेरा ख्याल है, 4 नहीं 3 थी, एक नहीं 4 ही थी। एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप था 92 वाला, एक हॉकी का 94 वाला, और फिर मोहम्मद यूसुफ जो है वो जीते थे स्नूकर। स्नूकर वर्ल्ड जी बिल्कुल। चैम्पियनशिप, और स्क्वाश में भी हम वर्ल्ड चैम्पियन थे। जी। तो 4 जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वो उस वक्त पाकिस्तान के पास थी। इट वाज द टाइम जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी टू स्पोर्ट्स में भी। मॉडर्नाइजेशन, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था स्पोर्ट्स में, ओके। तो मेरा ख्याल है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक अप्रोच इन द स्पोर्ट्स हैज़ लेट डाउन द पाकिस्तान ओवरऑल इन ऑल कैटेगरीज ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज हमारे जो प्लेयर्स थे उनकी इतनी हम्बल बैकग्राउंड थी, चाहे वो क्रिकेट के हैं, चाहे वो हॉकी के हैं, या किसी भी स्पोर्ट्स के हैं, कि टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना और साइंटिफिक अप्रोच को अडेप्ट करना शायद उनके लिए इतना आसान नहीं था। तो वो जो टैक्टिक्स चेंज हुए उसने मेरा ख्याल है कि एक रोल प्ले किया, मेजर रोल प्ले किया टू डिप ओवरऑल द स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ पाकिस्तान, बट स्पेशली आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करना वाज द पॉइंट वेयर वी मिस्ड द ट्रेंड। यस, उसकी रीज़न ये है कि देखें, जब आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है ना इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, मेरा ख्याल उनको अवेयरनेस भी नहीं है, आम पब्लिक को इसका पता ही नहीं कि होता क्या है। जब भी आप कोई चेंज लाते हैं किसी स्पोर्ट्स में, कोई इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये होने जा रहा है, तो एटलीस्ट 4 to 5 ईयर का एक टाइम दिया जाता है जिसमें आप डोमेस्टिकली उसको पहले अडेप्ट करते हैं, और फिर उसकी फीडबैक आती है, एंड फिर प्रोविजनल एक पीरियड होता है साल या 2 साल का, जिसको इंटरनेशनली उसको अडेप्ट किया जाता है, एंड देन इट बिकम्स अ रूल और फंडामेंटल ऑफ द स्पोर्ट्स। तो उस वक्त जब ये हो रहा था, हम खेल भी रहे थे, तो उस वक्त हमारे किसी कर्ता धर्ता ने इस बात पे फोकस नहीं किया कि रूल्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, फ़िज़िकल फिटनेस पे किस तरह काम किया जा रहा है, टेक्निक्स पे और टैक्टिक्स किस तरह चेंज हो रहे हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोटर्फ। तो वो सारी चीज़ें जब हो रही थी तो हम सो रहे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी जीत रहे थे। तो वो फिर एक जो ग्राफ था आपका, टॉप का जो ग्राफ था, वो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आना शुरू हुआ। अच्छा, तो ये जो प्लेयर्स हैं ये फीडबैक नहीं देते थे बॉडीज़ को या अथॉरिटीज़ को कि ये इंटरनेशनल लेवल पे गेम में चेंजेस आ रही हैं, रूल्स जो हैं मॉडिफाई हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, तो देखें, प्लेयर्स नहीं फीडबैक दे रहे थे? प्लेयर्स को हमेशा जो फीडबैक मिलता है वो फेडरेशन से मिलता है। तो इट वाज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फेडरेशन पीपल कि वो बताएं कि यार दिस इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड यू शुड अडेप्ट टू दिस न्यू टैक्टिक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़, और जो भी हो रहा है इसको आप अडेप्ट करें। तो वो मेरा ख्याल है कि एट द पार्ट ऑफ सम नेग्लिजेंस है सम हाउ उस ज़माने के उन लोगों की जो करता धरता थे हॉकी के। वो आई एम नॉट ब्लेमिंग वन, बिकॉज उस वक्त हम जीत भी रहे थे ना। तो मैं ये समझता हूँ बिंग अ सेक्रेटरी, बिंग के वो एक नेग्लिजेंस थी ऑन द पार्ट ऑफ फेडरेशन, ऑन द पार्ट ऑफ whoever द पीपल वर रनिंग द फेडरेशन एट दैट टाइम, के उस वक्त ये काम होने चाहिए थे। और फिर होता यह है कि जब आप ये काम करते हैं तो आपके साथ साथ दुनिया भी उसको अडेप्ट करना शुरू करती है, लोग अडेप्ट करना शुरू करते हैं, एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है। आप ऑल ऑफ अ सडन जब किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे स्टालवर्ड्स हैं, जो मेरे जैसे भी जो ओलंपियंस, जो वर्ल्ड चैम्पियन, जो बड़े बड़े दिमाग होते हैं हॉकी के, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से जब तक हम नहीं गुजरेंगे ना, तो आपकी हर चीज़ जो है ना वो सफ़र करना शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट है, शायद बहुत कम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, बट एक्चुअली हैपन विद पाकिस्तान हॉकी। ठीक है बुनियादी ना? तौर पर बाजू सब 3 वजूहात बताई जाती हैं। एक तो आपने टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की बात की, उसको अडॉप्ट नहीं किया। दूसरी एक बात होती है कि टर्फ जब चेंज हुई तो हमारे यहाँ शायद रिसोर्सेज का मसला था, हम ग्रास पे ही हमारे लोग खेलते रहे, बच्चे टर्फ पे नहीं आए। और तीसरी जो एक बड़ी बुनियादी बात होती है वो ये होती है कि हमारी फेडरेशंस में और इन बॉडीज़ में जो कि स्पोर्ट्स को परवान भी चढ़ाती हैं, रेगुलेट भी करती हैं, उनमें सियासत, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई। तो आप क्या समझते हैं कि जो बाकी वजूहात जिनका तज़किरा होता है उनका कितना हाथ था इस सारे डिक्लाइन में? देखिए, डिक्लाइन में एक बात जो कहना कि पॉलिटिक्स होती है, ये डे वन से हो रही है। इट्स एन इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके इलेक्टेड लोग होते हैं, तो इसको तो आप कभी बहाना नहीं बना सकते। ठीक है ना?
अब विद टुडे सोशल मीडिया एंड द मीडिया वाइब्रेंट मीडिया प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाइब्रेंट मीडिया, अब चीज़ें ज़्यादा जल्दी लोगों के सामने आ जाती पहले तो लोगों के सामने आती नहीं थी चीज़ें कि हो क्या रहा है, पहले भी यही था। तो ओके। इसको तो मैं नहीं मानता कि पॉलिटिक्स की वजह से स्पोर्ट्स पीछे रह गई है, ये पहले भी ऐसे ही होता था, क्रिकेट बोर्ड में भी यही होता था, जो भी हेल्म ऑफ अफेयर में ऊपर होता था उसके लोग आते थे, अब भी वही हो रहा है आज भी। यानी कि जब आप लोग जीत भी रहे थे, मेरिटोक्रेसी तब भी नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही था। मेरिट नहीं था। नहीं, मेरिट या डीमेरिट होना तो बात की बात है, बट चीज़ें इसी तरह होती थी, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि रमीज़ तो राजा वो साहब जैसे चीज़ें क्रिकेट में हैं, वो चीज़ें तब भी गलत थी, चाहे आप लोग जीत रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि कुछ नथिंग हैज़ चेंज सिंस, ठीक है ना, बल्कि बेहतर हुआ होगा काम। मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि उससे बेहतर हुआ होगा। पहले जिस तरह काम होते थे उन वैसे काम नहीं होते थे, ठीक है ना। अभी जो आपने दूसरी बात की है कि एस्ट्रोटर्फ का इंट्रोडक्शन 78 में हुआ था, अभी वन द वर्ल्ड कप इन 94, 16 साल बाद भी हम वर्ल्ड कप जीत गए। आपको मज़े की बात बताऊं कि 70s और 60s में जब हम जीत रहे थे, 50s में इंडिया भी जीत रहा था, पाकिस्तान भी 60s में जीत रहा था, 70s में भी हम बहुत जीते। इसमें होता ये था कि आपके जो राइवलरी थी जिनके साथ इंडिया पाकिस्तान, उनकी राइवलरी थी यूरोपियंस के साथ। यूरोपियन जब घास पे खेलते थे उनको तो ड्राई सीज़न ही नहीं मिलता था, उनके पास तो ड्राई सीज़न 2 से 3 महीने का होता था, हमारे 12 महीने ड्राई सीज़न होता था। तो हम पूरा साल ग्रास पे हॉकी खेलते थे और हमारी जो एडवांटेज था वो इतना बड़ा था कि वो सारे बेचारे हाई बॉल्स पे रिलाई करते थे। तो एस्ट्रोटर्फ ने वो बैलेंस कर दिया कि भाई सबके पास अब एक जैसा ग्राउंड है, चाहे बारिश हो रही है चाहे बर्फ़ पड़ रही है, तो आपके पास एक आर्टिफिशियल ग्रास है और उस पर आपने सब ने खेलना है। तो मैं जो बात कर रहा था ना, जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग होते हैं उनको ये काम करना चाहिए था कि एस्ट्रोटर्फ ने आके क्या किया कि एस्ट्रोटर्फ ने गेम के फंडामेंटल्स चेंज किए। पहले पाकिस्तान हॉकी पे रिलाई किया जाता है इंडिविजुअल स्किल्स पे, जब एस्ट्रोटर्फ आई तो टीम एफर्ट पे ज़्यादा फोकस हो गया कि जो एज अ टीम ज़्यादा यूनिट बन के खेलेंगे वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इंडिविजुअल स्किल्स लाइक हम क्यों याद करते हैं आज मंजूर जूनियर को, समीउल्लाह को, हसन सरदार को या शनाज शेख को, उसकी वजह यह है कि दे वर वेरी स्किलफुल प्लेयर्स। उनके इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी ज़्यादा थी कि वो अकेले ही बॉल 4-4 बंदों को डॉज करते थे। आज की हॉकी में इसकी यूटिलिटी तो है, बट सर्कुलेशन ऑफ बॉल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। और जो टीम ज़्यादा फास्ट तरीके से बॉल को सर्कुलेट करती है उसका एडवांटेज ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आप देखें आज के दौर में आखिरी सेकंड तक गोल हो रहे हैं, 15-10 सेकंड 5 सेकंड रहते हैं, वो बॉल आता है चलता है उधर से आता है हिट लगती है और गोल हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें उस वक़्त इन पे काम करना चाहिए था। और हमारे जो स्किल है, बेसिक स्किल्स हैं हॉकी की, उन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी, जो कि आज तक हम नहीं कर सके। आज भी हमारे लड़के जो अच्छा ड्रिबल करता है, हमारे कोचेज़, हमारे प्लेयर्स एज अ टेक्नोक्रेट हम उनको पिक करते हैं कि यार ही इज़ अ गुड हॉकी प्लेयर, ही नो हाउ टू प्ले हॉकी। बट ऑन दी कंट्रारी यूरोपियंस जो हैं वो उसको देखते हैं जो फिज़िकली बहुत स्ट्रांग है, जिसकी हिट में बड़ी जान है, जिसकी पुश में बड़ी जान है, जो बॉल को बहुत जल्दी क्विक तरीके से अपने आप से फारिग करता है और वो बॉल इधर से उधर पहुंचा देता है। उसकी यूटिलिटी जो है, जो एक बंदा इंडिविजुअल बॉल लेके 25 से मिडफील्ड से 25 तक जाता है, या एक बंदा तेज़ी से बॉल को उधर पहुंचा देता है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दीज टैक्टिक्स। तो वो अब हो ये रहा है कि हम जितने पुराने प्लेयर हैं वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने जो किया हुआ है, जिस तरीके से हमने जीता हुआ है, हम चाहते हैं कि वही तरीका अडाप्ट किया जाए। वो अब उस तरह लागू नहीं है आज की हॉकी में। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि जो टैक्टिक हैं, जो फंडामेंटल्स हैं हमारी गेम के, वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं और हमने उस तरीके से अपने लेकिन आप को हम चेंज नहीं मेंटली किया। उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। दिस इज़ द रीज़न, एक्चुअल रीज़न कि हम
बाकी दुनिया से पीछे ये क्यों है। बाजवा साहब, दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर योरसेल्फ एज वेल, बिकॉज आप भी 2 दफ़ा देखिए मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे, हम पे तो तो उनमें क्या चेंजेस आपने की हैं? हम मुझ पे ताहिर ज़ुमान पे, राना मुजाहिद पे, शहबाज पे, कमर पे तो इल्ज़ाम ही ये लगता है कि हम पुरानी हॉकी छोड़ के कुछ नया काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ जो पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं ना, एक्चुअल हमारा जो बेसिक डिफरेंस है हॉकी खिलाने के कॉन्सेप्ट का, वो डिफरेंट है। तो जिसकी वजह से ज़्यादा हु एंड क्राई होती है, बिकॉज आप ये अगर आज आप वर्ल्ड कप जीते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आज आपने तैयारी किया तो कल आप जीत गए। इसके पीछे एक बुनियाद रखी जाती है। ठीक है ना। मैं जब 2008 में सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना, तो पाकिस्तान के पास कोई टाइटल नहीं था। मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि 2000 जो 12 की जो एशियन गेम्स होंगी, ठीक है, 2010 की एशियन गेम्स, वो हम जीतेंगे। ठीक है जी। तो हमने प्लान किया, मैंने कोचेज़ लाए, मैंने सारा कुछ किया। मैंने वर्ल्ड कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, पूरी टीम को प्रेशर था कि चेंज कर दें, नए लड़के लाए। मुझे पता था 6 महीने बाद एशियन गेम है। तो हमारी जो पूरी लड़ाई थी वो ये थी कि एशियन गेम हमने जीती हैं। 1990 में हम जीते थे लास्ट। तो 20 साल बाद हमारे पास एक चांस था कि वी कैन विन दैट एशियन गेम। तो मैंने वो प्रेशर लिए सारे, मुझे गालियाँ भी पड़ी, मुझे सब क्रिटिसाइज़ भी किया गया, मैं क्या करते रहे। और जब हम आए एशियन गेम में उसी टीम के साथ, जिसमें सुहेल अब्बास भी शामिल था, जिसमें रेहान भट्ट भी था, जिसमें वसीम भी था, ये तमाम लड़के मैंने बचा लिए कि वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद मैंने उनको बचाया और हम एशियन गेम जीत गए। तो 20 साल के वक्फे के बाद आप एशियन गेम जीते, तो यू हैव टू प्लान, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है यार, जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम अप टू। तो अभी भी जब मैं 2019 में सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना, तो पाकिस्तान तमाम किस्म के कंपटीशन से बाहर था। ना हम प्रो लीग में थे, ना हम एशिया कप जीत रहे थे, ना हम एशियन गेम जीत रहे थे, ना हम को फाइनल खेल रहे थे। तो आई अगेन स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, और फिर उस पर जो हमने बुनियाद रखी, आज उसकी शुक्र है वो थोड़ी सी कॉन्टीन्यूटी होगी। बीच में एक पीरियड आया जिसमें अजीब से काम हुए, लेकिन राना के आने से हुआ ये कि वो जो एक प्रोसेस था वो दोबारा स्टार्ट हुआ, और आज हम प्रो लीग का दोबारा हिस्सा बन गए। हम दोबारा मेन स्ट्रीम हॉकी में वापस आ गए हैं। जो टॉप 8 मुल्क खेल रहे थे, जिनसे हम बाहर हो गए थे, अब हमारे पास चांस है कि हम टॉप 10 में आ जाएं, और उसके बाद अब वहाँ से फिर हम मेडल की दौड़ में आए। हम तो इतना बुरे तरीके से बाहर हो गए थे कि हमें नज़र नहीं आ रहा था कि प्रो लीग में ही वापस आना है कि नहीं आना। विद दैट काइंड ऑफ मैनेजमेंट और वो सारा करके करा के, तो आपका एक टाइम आता है जब आपने करना होता है। आई वाज फोर्सिंग कि यार 19 में आए हैं तो इंशाल्लाह 25-26 तक हम इसका हिस्सा बन जाएंगे। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये हर एक को आप इतने तफसीली तरीके से नहीं समझा सकते लोगों को कि व्हाट यू आर अप टू। लोगों को तो कल रिज़ल्ट चाहिए। जब आप आ जाते हैं, कोई लड़का टीम में आता है या कोई कोच आता है या कोई सेक्रेटरी आता है, उससे कहा जाता है कि भाई ये रिज़ल्ट दो कल। वो प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे पाकिस्तान में एक रेडी लगाने वाले तक की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट भी जीते, पाकिस्तान हॉकी भी जीते, पाकिस्तान स्क्वॉश भी जीते। लेकिन कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। सिस्टम लाने के लिए बहुत तगोदो की ज़रूरत होती है, और उसमें बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। आपको क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, आपको गालियाँ खानी पड़ती हैं, आपको दिन रात मेहनत करना पड़ती है उसके लिए। तो वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी आए हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव हॉकी के लिए किया है। तो भाई साहब, आप 2 दफ़ा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे, तो आप क्या समझते हैं कि इस लीडरशिप पोजीशन में होते हुए आप रिवाइवल में कितना रोल प्ले कर सके और कितना डिलीवर कर पाए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं खेला, जब मैं पाकिस्तान टीम में आया, तो मैं आई वॉज मोटिवेटेड कि जैसे मैंने स्टार्ट भी कहा था कि मैं उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसमें जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान ओलंपिक का मेडल जीते, पाकिस्तान एशिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ किया, एज अ प्लेयर किया। जब मैं कोच आया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक तमाम मेडल्स जीतने की कोशिश की, और आई वॉज द ओनली कोच जिसने तकरीबन BMW जब मैं खेलता था 92 में, जब BMW हम जीते, तो उसी नाम के NCM ट्रॉफ़ी जो है वो 2005 में आके मेरी कोचिंग में वो पाकिस्तान जीता दोबारा। ठीक है, तो जो फिर मैंने एकेडमीज़ का एक जाल बिछाया, हाइब्रिड सिस्टम लाया कि यार स्कूलों में हॉकी ख़त्म हो गई है, कॉलेजों में ख़त्म हो गई है, यूनिवर्सिटी में हॉकी कोई नहीं खेलता, तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, हमें टैलेंट कहाँ से मिलेगा।
तो मैंने पूरे पाकिस्तान में 18 एकेडमीज़ को बनाया और उनको कोचिज़ दिए, उनको स्टाइपन दिया उन बच्चों को, और फिर उनको ग्रूम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो प्लेयर जो हैं, अमाद भट्ट जो कैप्टन है, वो उसी एकेडमीज़ की पैदावार है, और जितने भी इसके इर्द गिर्द प्लेयर हैं वो सब उन्हीं एकेडमी से निकले। तो अभी भी हमें, मेरा ख्याल है, कुछ हाइब्रिड सिस्टम बनाना चाहिए ऐसा, क्योंकि स्कूलों में तो हॉकी नज़र नहीं आती अब। तो हमें अकेडमीज बनानी चाहिए, और मैं ये चाहूँगा मौजूदा हॉकी फेडरेशन से, राना मुजाहिद साहब से और तारिक बख्टी साहब से, आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। तो मैं कहता भी रहता हूँ, लेकिन पब्लिकली ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी अकेडमीज़ बनाएं। पहले प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में बनाएं और फिर रीजनल हेडक्वार्टर्स पे एटलीस्ट एक हॉकी की अकेडमी होनी चाहिए, जहाँ पे 30 से 35 लड़के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गुड ओलंपियंस सुपरविजन्स कोचेस, की उनके एक यूनिफॉर्मिटी हो ट्रेनिंग में। दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक ही जैसी ट्रेनिंग तमाम बच्चों को, जब वो नेशनल लेवल पे आए तो उनको पता हो कि हमने करना क्या है। हमारे इधर ये भी एक मसला है सब के, गोजरे का लड़का अपने तरीके से हॉकी खेलता है, जो उस्ताद ने सिखा दिया वो करना है। सियालकोट के लड़के को जो साबर उस्ताद ने सिखा दिया वो करना है। कराची के लड़के में जो हनीफा ने सिखा दिया वो करना है, जो कामरान अशरफ ने सिखा दिया वही करना है। तो इसी तरह हर इलाके में एक एक बंदा है जो अपने हिसाब से उनको ट्रेनिंग करवाता रहता है। तो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रेनिंग जो होना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्रेनर्स टाइप के प्रोग्राम की भी ज़रूरत है। जी जी, वो हमारा है FIH के साथ एक है, जिसमें हम रिफ्रेशर्स कोचिंग कोर्सेज करवाते रहते हैं। तो उस पर भी मेरा ख्याल है तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो हमने बहुत ज़्यादा दी थी उस वक्त। और बाजू साहब, ये जो 18 एकेडमीज़ का जिक्र किया आपने, ये हुकूमती सरपरस्ती में चल रही हैं स्टिल, और किस तरह का नहीं, कंट्रीब्यूट कर ये रही हैं? अनफॉर्चुनेटली ये मैंने 4 साल इनको चलाया जब मैं आया था, और उसके बाद 4 साल मैंने चलाया, लेकिन इसको इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, जो कि मैं समझता हूँ कि वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ पाकिस्तान हॉकी। उन एकेडमीज़ को चलना चाहिए था, उन एकेडमीज़ को रन करना चाहिए था। वो अगर चल रही होती तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो हुई है। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, आज भी देर नहीं हुई, आज भी हमें एकेडमीज़ खोलनी चाहिए। 18 ना खोलें, 4 से स्टार्ट कर लें, 5 से स्टार्ट कर लें, 6 से कर लें, लेकिन एकेडमीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हमें रेगुलरली लड़के जो हैं वो सिस्टम में अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो मिलते रहें। अभी बाजू साहब, जो करंट सिनेरियो है उसमें आपको पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, बड़े कम लोगों को पता है। लोग यही सोचते हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो मुश्किल है, और ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान हॉकी में बड़ी जान है अभी भी। पाकिस्तान हॉकी के ऐसे इलाके हैं कुछ जहाँ पर रेगुलर हॉकी खेली जाती है, और वहाँ से लड़के मिलते रहते हैं हमें। तो अगर ये थोड़ी सी एफ़र्ट और करें तो ये बिल्कुल रिवाइव हो सकती है हॉकी, और पाकिस्तान हॉकी जो है वो बड़ा स्ट्रांगली बाउंस कर सकती है, क्योंकि इट रन्स इन आवर ब्लड। स्क्वाश, हॉकी, क्रिकेट, ये हमारे जो है ना, हमारी गेम्स हैं ये। और हमारी जो जेनेटिक फिटनेस है ना, जो फिज़िकल कंडीशन है हमारे आम लोगों की, वो हॉकी को सूट करती है। हम बहुत निम्बल हैं, हम बहुत क्विक मूव करने वाले हैं। तो हॉकी में मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पेशली हॉकी के हवाले से, वो ऐसी है कि हम रिवाइव कर सकते हैं स्पोर्ट्स। क्या स्टेप्स बाजवा साहब फौरी तौर पर लिए जाने की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान हॉकी ने रिवाइव करना है, दोबारा से गोल्ड मेडल्स ओलंपिक्स में लेने हैं, वर्ल्ड कप्स जीतने हैं, तो क्या चीज़ें फौरी तौर पे करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हॉकी इज़ एन एमेचर स्पोर्ट्स, इज़ एन ओलंपिक स्पोर्ट्स। और दुनिया पूरी में जो एमेचर स्पोर्ट्स है उसकी जो जो जिम्मेदारी है वो स्टेट लेती है। तो अनफॉर्चुनेटली स्टेट ये रोल प्ले नहीं कर रही। स्टेट वक्तन फ़वक्तन आपको ग्लूकोज लगा देती है, लेकिन एक रेगुलर जो सिस्टमेटिक अप्रोच है टू हैव सक्सेस इन दिस स्पोर्ट्स, वो नहीं है हमारे पास। इसका एक रिकरिंग ग्रांट होनी चाहिए हॉकी के लिए, कम से कम 2 से 4 अरब रुपया इस पे साल का लगना चाहिए, विच इज़ नथिंग फॉर स्टेट। और एकेडमीज़ हों, उस पैसे से लड़कों की बात हो, डिपार्टमेंटल हॉकी रिवाइव हो, आपके स्टाइपन हों, लड़कों के वजीफ़े लगे हों, लड़कों के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हों, एकेडमीज़ बनी हों, ठीक है, और आपके जो सेंटर हैं वहाँ पे कोचिज़ ट्रेनिंग करवा रहे हों। जब तक स्टेट इसको ऑन नहीं करेगी आप आगे नहीं बढ़ सकते, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि वो कहते हैं जी प्राइवेटाइज,
आपके पास प्राइवेट कोई कॉर्पोरेट ऐसा है ही नहीं है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। आप सोचें, आपके पास है कोई ऐसा? हमारे पास सेठ हैं, हमारे पास सेठ कैसे हैं कि मंशा साहब हैं, हमारे पास रियाज मलिक रियाज साहब हैं, हमारे पास अकील करीम डैडी हैं, आरिफ हबीब हैं, 8-10 बंदे लें, उसके बाद नाम ख़त्म हो जाते हैं। आप कंपैरिजन करें अपने हमसायों के साथ कि दे आर स्पेंडिंग बिलियंस। उनके कॉर्पोरेट ने स्पोर्ट्स के साथ एक ऐसा नेक्सस बना लिया है, एक ऐसा पार्टनरशिप कर लिया है कि दे आर एक्सेलिंग डे एंड नाइट। चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे वो बैडमिंटन है, तो चाहे इस वो तरह की राइफल है। पार्टनरशिप्स हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही सर हैं, हमारे क्यों नहीं यहाँ हो सकती? हमारे यहाँ कॉर्पोरेट का जो साइज़ है वो छोटा है। वो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाह रहे हैं, उसमें इतना दम ही नहीं है कि वो इस तरह का काम कर सकें। ठीक है ना। अभी आप अगर क्रिकेट की मिसाल ले रहे हैं, क्रिकेट एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, तो उनका 60-70% जो पैसा है वो आईसीसी से आता है। तो 30-40% जो है वो खुद करते हैं उनके विद लीग पीएसएल जो हो रही है वो हो रही है। तो फौरी तौर पे हॉकी को भी लीग शुरू करनी चाहिए ताकि कुछ तो आए, और उसके साथ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर ये स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ेगी। बचपन जिस तरह की क्रिकेट में लीग्स होती हैं पीएसएल टाइप की, उस तरह की हॉकी में क्यों नहीं हो रही लीग्स? व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम हैविंग दैट लीग्स? देखें, ये जो क्रिकेट लीग बनी थी ना, ये मेरे ऑफिस में बनी थी। सलमान भट्ट साहब जो हैं, इन्होंने ये फ्रेंचाइज लीग का आइडिया पेश किया था, और मैं और सलमान भट्ट साहब जो हैं वो 2010 में 4-4 घंटे अपने ऑफिस में बैठ के इस लीग पे हम डिस्कशन करते रहते थे, बनाते पीएसएल की बात कर रहे हैं? पीएसएल की बात करें, इसके साथ हॉकी लीग भी दोनों इकट्ठी बन रही थी। तो 2012 में के एंड में जब 13 स्टार्ट हो रहा था तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो हम भी चेंज हो गए। उधर चेंज हो गए, नजम सेठी साहब आ गए। ठीक है, नजम सेठी साहब ने इसको इनिशिएट कर दिया, हमारे लोग जो इधर आए उन्होंने इनिशिएट नहीं किया। और फिर जब आप एक दफ़ा पीछे हो जाएं, आप टंबल कर जाएं कहीं पे, तो फिर संभलते संभलते टाइम लगता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि इस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि क्रिकेट की तर्ज पे हॉकी लीग कराई जाए। इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि एक साल डेट में मेरा ख्याल है हॉकी लीग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो जाएगी। और किस पैटर्न पे होगी, क्या फीचर्स होंगे उसके? जी, उसका जो मॉडल है, जो पाकिस्तान में जो सक्सेसफुल मॉडल है, वो तो क्रिकेट लीग का ही है, और वो फ्रेंचाइज लीग है कि इसको प्राइवेट लोगों को दिया जाए और फ्रेंचाइज किया जाए, और वहाँ से फिर स्टार्ट करके 5 टीमों से स्टार्ट करें और 10 टीमों तक जाएं, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी वेयर वी कैन डू। अल्लाह करे ये हो, और ये हमारे हॉकी के रिवाइवल में एक, जी जी आप बिल्कुल। समझते हैं ये एक कलीदी किरदार अदा कर सकती है ये लीग, देखिए, फैसला कुन किस्म का? कोई भी स्पोर्ट्स है ना, उस पर कलीदी किरदार हमेशा जो है उसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर करता है। तो इट इज़ गोइंग टू बी द पिवटल टू दिस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। ओके। कि आपकी अगर लीग एक खड़ी हो जाती है जिसमें दुनिया के बेस्ट प्लेयर आके उसमें खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर उसमें से मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो रहे हैं प्लेयर्स को, तो ये एक ऐसा इवेंट बन जाएगा जिसके जो जो ना सिर्फ हॉकी प्लेयर्स को बूस्ट करेगा, बल्कि हमारी जो नेशन डिसकनेक्ट है हॉकी से वो भी कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी विद फेस्टिविटी एंड ऑल। जो भी उसकी रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, अगर आप पूरे तरीके से उनको करेंगे तो वो भी बीच में आ जाएंगे। तो एक कनेक्टिविटी भी आ जाएगी बिटवीन मासेस एंड द हॉकी, और इस पे जो है वो पॉपुलर भी होगी, और गेम का जो है रिवाइवल शुरू हो जाएगा, और फिर यंगस्टर्स भी मोटिवेट होंगे टू प्ले हॉकी। भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है? हमारे पास उस लेवल के ग्राउंड्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की हॉकी और ये लीग्स हो सकें? देखें, या उसमें भी हमें हम लैग करते हैं? ये दिस इज़ अनदर मिसकंसेप्शन के पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तारड़ साहब होते थे, हमारे सेक्रेटरी थे प्लानिंग के, तो उनसे मेरा एक अच्छा रिलेशन था। तो मैंने तारड़ साहब से एक मीटिंग की, बीइंग अ सेक्रेटरी पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, 2010-11-12 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसा प्लान दो कि जिसमें हम बड़ा को काम करते हैं। प्लानिंग डिवीज़न जो है वो माइक्रो तो करते हैं, वो मैक्रो लेवल पे काम करते हैं। तो मैंने उनसे बात की, तो उनको मैंने एक प्रोग्राम दिया जिसमें 40 एस्ट्रोटर्फ पूरे पाकिस्तान में हमने सजेस्ट की, स्टार्टिंग फ्राम बलोचिस्तान, KP के दूर दराज के इलाकों से लेके सेंट्रल पंजाब, सेंट्रल सिंध और कराची और सारा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज़्यादा स्टाफ हमारे उधर लगी हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, हमें प्लेयर्स की ज़रूरत है, हमें प्लेयर्स को फीड करने की ज़रूरत है, प्लेयर्स को
खिलाने की ज़रूरत है। जैसे देखें, जब हम हॉकी खेलते थे ना, या हमसे पहले भी हॉकी खेलते थे, तो आपने सुना होगा कि समीउल्लाह साहब, इस्लाउद्दीन साहब, ये सारे जो हैं, हसन सरदार, ये कलेक्टर रिटायर हुए हैं कस्टम में। शनाज शेख, मंजूर जूनियर, शहबाज सीनियर, और ये तमाम लोग, कमर इब्राहिम, कामरा शेख, सारे स्टेशन मैनेजर अपने अपने रहे हैं। आजकल अहमद आलम भी हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है ना, एक अट्रैक्शन होती थी कि बड़ी बड़ी जॉब्स इनको मिलती थी, बैंक्स में, पीआईए में, कस्टम्स में, पुलिस में, ठीक है। तो इस तरह का वो जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। स्पोर्ट्स कोटा होता था या ये किस तरह से ये अपॉइंटमेंट्स होती देखिए, थी? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट थे, कोटा तो ये भी जो मुझे इरफान मिर्ज़ा साहब, यूबीएल का इतना बड़ा डिपार्टमेंट होता था, वो हेड होते थे। तो इरफान मिर्ज़ा साहब ने इंज़माम, वकार यूनस, मैं, माई सेल्फ, ठीक है, मैं ख़ुद यूबीएल से इंट्रोड्यूस हुआ, पहली नेशनल चैम्पियनशिप खेली, और वहाँ से मैं पाकिस्तान कैम्प में आ गया। तो आप समझते हैं ये इदारे अभी ओन नहीं कर रहे प्लेयर्स को, फीड नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे? प्राइवेटाइज हो गई ना बहुत सारी चीज़ें। पहले गवर्नमेंट ओन थे ये अदारे, और गवर्नमेंट ओन जब होते हैं तो उसमें आपकी जो उधर के लोग होते हैं, स्पोर्ट्स को जो पसंद करते हैं, वो बना लेते हैं अदारे को। जब आप किसी सेठ को दे देते हैं, सेठ देखता है कि मेरा खर्चा कहाँ से कम होना है, वो सबसे पहले जो है ना, वो समझता है कि ये लाइबिलिटी है, स्पोर्ट्स इज़ लाइबिलिटी ऑन माई मनी, तो वो स्पोर्ट्स को फारिग करते हैं। एमसीबी बहुत बड़ा अदारा था, मियां मंशा ने ख़रीदा, स्पोर्ट्स ख़त्म कर दी। यूपीएल बहुत बड़ा अदारा था स्पोर्ट्स के हिसाब से, उसको ख़त्म कर दिया गया। एचबीएल बहुत बड़ा अदारा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो अभी नेशनल बैंक अकेला नेशनलाइज बैंक है, और उसका स्पोर्ट्स अदारा अभी तक कायम है, टीम भी है उसकी। तो ये सारे जो कॉरपोरेट्स हैं, हमारे इदारे हैं, इनको पैट्रोनेज करने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स को। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बल्कि उनको मैं ये समझता हूँ जो सीएसआर का जो उनका जो डिपार्टमेंट है, उसको लगाना ही इन्वेस्ट ही स्पोर्ट्स में करना चाहिए, किसी और में करने की ज़रूरत नहीं। ताकि हमारी जितनी यंग पॉपुलेशन है उन वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और एक हेल्दी हमें एटमॉस्फेयर मिले स्पोर्ट्स के लिए। देखें, आप दुनिया में जो स्पोर्ट्स को इस तरह लिया जाता है कि हर बच्चे को स्पोर्ट्स खिलाएं ताकि वो हॉस्पिटल से दूर रहे, ठीक है ना। तो लोगों ने हॉस्पिटल्स का बिज़नेस ख़त्म कर दिया है स्पोर्ट्स को अडेप्ट करके। तो हमारे इधर तो बहुत ज़रूरी है। हमारी तो आने वाली नस्ल, नई नस्ल जो है, वो बेचारी जो है, उनको मौका ही नहीं मिलता कहीं पे वो खेलने के लिए। वो एटमॉस्फेयर ही नहीं हम दे सके, वो इन्वायरमेंट ही नहीं है हमारे पास। बस जो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट की बात हो रही है, और हमने शुरू में बात की पाकिस्तान हॉकी के जी जी ग्लोरियस पास्ट की, तो 94 में पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप जीता, और उसका जो फाइनल मैच था हॉलैंड के साथ जी गालबन, जी उसमें जो एक सिंगल गोल हुआ था वो आपके जो पास पे हुआ था। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही था। तो मुझे बताएं कि उस वक्त का एनवायरनमेंट, टीम का मोराल, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट कैसा था, क्या फीलिंग्स थी, और क्या मेमोरीज आप उस टाइम की शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें, वो शेयर एक हमारा टीम एफर्ट थी, जिसमें कि पूरी टीम ने बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, नॉट ओनली इन द फाइनल हमने आउटस्टैंडिंग तरीके से खेला, और हम आउट क्लास कर चुके थे हॉलैंड को फाइनल में। अनफॉर्चुनेटली एक दो गोल मिस हो गए, वरना हम फील्ड में जीत गए। गो के हम स्ट्रोक्स पे जीते थे, हम फील्ड में जीत जाते उसमें। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा बिल्डअप हुआ था। उससे पहले हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, असलान शाह खेले, उसके बाद हम वर्ल्ड कप से पहले हमने न्यूजीलैंड का ट्रिप किया, वहाँ पे बड़े टफ मैच खेले न्यूजीलैंड के साथ, अडेप्ट किया, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया। तो इट वाज शेयर टीम एफर्ट, जिसमें कि हमारे जो एक फ़ॉरेन कोच थे उस वक्त, हांस जरीस्मा, उनका बहुत बड़ा रोल था। फिर हमारे अल्लाह बख्शे हमारे मैनेजर थे, बहुत बड़ा नाम है उनका, रशीद जूनियर जिनको कहते हैं, रशीदुल सन जूनियर, जो बन्नू से थे, हमीदी साहब के भाई, जो सेंटर फॉरवर्ड थे पाकिस्तान के। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन, और बड़ी उनकी पर्सनैलिटी थी, और वो बड़ा मोटिवेट करते थे, बड़ा प्यार करते थे लड़कों के साथ। तो सबकी एक एफर्ट थी कि शहबाज सीनियर का वो मेरा ख्याल लाइफ का बेस्ट टूर्नामेंट था एज अ कैप्टन। और अच्छा, शहबाज जो कैप्टन थे आपके, उनको मैराडोना ऑफ हॉकी भी कहते हैं। बहुत बड़ा प्लेयर था शहबाज। मैं तो समझता हूँ वो कि मैराडोना ऑफ हॉकी क्यों कहते हैं उन्हें? सब मैराडोना ऑफ हॉकी इसलिए कहते हैं कि वो 10 साल जितने वो खेला है, तो 10 साल वो
बेस्ट प्लेयर हुआ है वो इंटरनेशनल हॉकी ने और 94 में भी मेरे ख्याल में कंसेक्टिवली 2 टूर्नामेंट्स में वो मैन ऑफ द जी टूर्नामेंट जी थे। वो उस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर शहबाज सीनियर ही थे तो 94 उनको में। आप मैराडोना कह सकते हैं हॉकी का, कि जो फुटबॉल में मैराडोना है वो जी हॉकी जी में बिल्कुल शहबाज है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। एज अ कैप्टन वो वर्ल्ड कप जीता भी और उसका बेस्ट प्लेयर भी हुआ, इसीलिए उसको मैराडोना कहते हैं। वो वर्ल्ड कप ना सिर्फ विनिंग कैप्टन था बल्कि बेस्ट प्लेयर भी था। यही मैराडोना के बहुत बारे बड़ी में था कि अचीवमेंट वो है। कैप्टन भी था और बेस्ट हाँ, प्लेयर और भी था। बेस्ट प्लेयर भी था। तो वो फिर जो कंट्रोल था मैराडोना के बॉलों में था, इसके हाथों में था। तो इस बड़ी बड़ी रिजेम्बलेंस आप कह सकते हैं इन सारी चीज़ों सही। में। तो ये अच्छा, मुझे बाजू साहब ये बताइए कि जो आप सुनहरा दौर आपने देखा है हॉकी का, आप क्या समझते हैं उस वक्त टीम की केमिस्ट्री में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो अभी मिसिंग नज़र आती है आपको? कोई देखिए एक दो चीज़ें जो मोटिवेशन, आपको मिसिंग नज़र आती हैं, वो मेरा क्या ख्याल है? है कि मोटिवेशन जो है ना उस लेवल पे नहीं है। अब डिस्ट्रैक्टेड हैं हमारे प्लेयर, घरों में जो है उनकी ज़रूरियात शायद पूरी नहीं हो रही उस तरह। ज़रूरियात तो हमारे घरों में भी उस वक्त पूरी नहीं होती थी अगर हम सिर्फ हॉकी के पैसों से बात करें, बट हम मोटिवेटेड इसलिए ज़्यादा थे कि हॉकी कम में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था। और हमने जिन प्लेयरों को देख के हॉकी शुरू की, जैसे हसन सरदार और मंजूर जूनियर को मैंने देख के हॉकी शुरू की थी। ये इतने बड़े प्लेयर थे और इन्होंने इतना पाकिस्तान के लिए खेला और जीता कि हमारे अंदर एक था कि मैंने जैसे जिस दिन स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी इसी तरह पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतूँ और मेरा भी इसी तरह एक रोल इस्तकबाल। मॉडल से सामने। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा आज शायद बाजू साहब वो रोल मॉडल्स मिसिंग है फील्ड में, इसलिए है। लोग मोटिवेशन कम है, क्या बिल्कुल वजह ठीक है? बात है। रोल मॉडल अब मिसिंग हैं। वो उस तरह के रोल मॉडल नहीं हैं, ना स्क्वाश में है, ना क्रिकेट में है और ना हॉकी में है। पुराने हीरोज़ हैं। तो सर ये आप जैसे, माफ़ कीजिएगा मुझे कतई कलामी माफ़, कि आप जैसे सुपरस्टार्स की गलती नहीं है कि जिन्होंने अपने सक्सेसेस पैदा नहीं किए, अपना वो जो तसलसल है उसको जारी नहीं रखा, कि अपनी रिप्लेसमेंट दे के जाएं। बिल्कुल है। कोई इस जिम्मेदारी से आंख नहीं चुरा सकता। मैं तो बड़ा हेल्म ऑफ अफेयर में रहा हूँ, बड़ी कोशिश की कि रोल मॉडल बने और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे ज़माने में सुहेल अब्बास जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, पर दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो उसके पास एजाज़ है कि वो दुनिया का हाईएस्ट स्कोरर है। ड्रैग फ्लिक करता था सुहेल अब्बास, बहुत बड़ा रोल मॉडल पाकिस्तान में पैदा हुआ है। रेहान बट बहुत अच्छा प्लेयर पैदा हुआ, वसीम बहुत अच्छा प्लेयर पैदा हुआ। ठीक है, तो देवर फ्यू प्लेयर्स जो हमने अगली जनरेशन के लिए पैदा किए कि नहीं भाई हैं, ये लोग भी हैं जो पाकिस्तान हॉकी के लिए रोल मॉडल हैं। और आज भी सुहेल अब्बास, रेहान बट और वसीम का नाम लिया जाता है कि ये बड़े प्लेयर थे अपने इरा के। लेकिन मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ये कि तसलसल टूटा कहाँ पर बाजवा साहब? देयर फ्यू मिस्टेक्स आई बिलीव, ब्लंडर्स हुए हैं कुछ। 2018 में हमारी जो प्रो लीग में टीम जानी थी वो नहीं गई ड्यू टू एनी रीज़न। वो मेरा ख्याल है एयाज महमूद उस वक्त तो एक इंटरम पीरियड के लिए आया था, उसने डिसीजन किया कि मैं टीम नहीं भेज रहा अर्जेंटीना। तो वो जो बस मिस की ना हमने, उसका खुमियाजा हमें बहुत लंबे तरीके से भरना पड़ा, वरना शायद हम टॉप में आ ही जाते कहीं कैचअप कर जाते हैं। कैचअप कर जाते। अब वो वापस आए हैं बड़ी मुश्किल से उस टूर्नामेंट में। हम जो प्रो लीग की मैं बात कर रहा हूँ, सही। बिकॉज अभी एफ ने ये कर दिया है कि 8 टीमें ऊपर खेल रही हैं, 8 टीमें नीचे खेलती हैं। ठीक है ना, तो वो जो ऊपर खेलती हैं वो द रिचर आर गेटिंग रिचर एवरी डे एंड द पुअर आर गेटिंग पुअर एवरी डे। तो वो बड़ी मुश्किल से हमने वो उससे टॉप जंप 8 में करके जगह टॉप बनानी 8 में है। जगह बनाई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें माइलस्टोन है। माइलस्टोन है और इसमें मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान की भाई वापसी सर, रोल मॉडलिंग की बात हो रही है, आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, आप खुद एक सुपरस्टार हैं, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान हॉकी का सबसे बड़ा नाम कौन सा है? मुझे तो शहबाज से बड़ा नाम नहीं लगता, लेकिन शहबाज के अलावा मैं समझता हूँ मंजूर जूनियर बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा एक नाम शहबाज। शहबाज। मुझे शहबाज के नाम पे आप उनकी कैप्टेंसी में खेल रहे हैं। बिल्कुल कहता हूँ। और मैंने हसन सरदार और मंजूर जूनियर को देख के हॉकी शुरू की। वो मेरे लिए मेरे रोल मॉडल वो थे। लेकिन जब आप एक बंदे की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ शहबाज से बड़ा प्लेयर नहीं है कोई पाकिस्तान हॉकी में। जी। अच्छा, आपने केमिस्ट्री की जब हम बात कर रहे थे, उस वक्त जो एक विनिंग स्ट्रीक थी और ग्लोरियस पीरियड था, आपने कहा केमिस्ट्री में मोटिवेशन बहुत थी। जी जी तो अब जो लड़के हैं उनमें वो दोबारा से वो मोटिवेशन, वो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि वो दोबारा से बामे अरूज पे पहुँचे? अभी ना होता ये है सब के एक ग्रुप आता है प्लेयर्स का,
हमेशा से ये हुआ है, ऐसे नहीं हुआ कि हमने हर टूर्नामेंट जीता हुआ है। आपको याद है कि 1960 में हम पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, जी हाँ। 68 में दूसरा जीते और फिर 84 में तीसरा जीते। 3 गोल्ड्स हैं हमारे 3 पास, 3 गोल्ड है, सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज तो हैं। 70 साल में हमने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त भी ऐसा नहीं होता था कि हम रोज़ गोल्ड मेडल जीतते थे, बट ये होता था कि हमें हर वक्त उम्मीद होती थी कि हम जीत जाएंगे। तो वो उम्मीद अब वापस आ रही है या तो उम्मीद वो गायब उम्मीद है? उस वक्त वापस आती है जब आप मेन स्ट्रीम में हो। अभी तो हम पिछले 8-10 साल मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए थे उस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से। तो अभी मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। अभी हम मेन स्ट्रीम में, दिसंबर में इंशाल्लाह ताला हमारी टीम जो है होप्स आर अलाइव। प्रो लीग खेलेगी, तो वहाँ से फिर वी कैन आई मीन कोई एनालिसिस करके बता सकते हैं कि यार अभी कितना टाइम लगेगा। होप्स आर अलाइव, उम्मीद होप्स आर जिंदा है लाइव, अब। अल्हम्दुलिल्लाह होप्स आर लाइव, और इसका वापस आना ही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए। और आप अभी जो प्लेयर्स हैं हमारे पास, उनका अगर आप कंपैरिजन करें बाजवा साहब अपने दौर के स्टार्स के साथ, अपने साथ समझ लें, या जो नाम आपने लिए शहबाज हैं, हसन सरदार हैं, सुहेल अब्बास हैं, उन लोगों से कंपेयर करें तो कितना एक गैप नज़र आता है आपको, या आप समझते हैं कि वो एट पार हैं उन देखिए, स्टार्स के? मैं ये समझता हूँ कि द स्टैंडर्ड्स आर रेस्ड। ओके। हर आने वाला दिन जो है वो पहले से उसका जो यार्ड स्टिक है ना वो बड़ी होती जा रही है, टफ होती जा रही है। तो मे बी दे आर इक्वली गुड इन प्लेइंग हॉकी, लेकिन क्योंकि आपकी एक तारीख होती है, आपके पीछे एक आपका एक असासा होता है जो मेडल्स आपने जीते होते हैं। तो अगर ये बच्चे भी मेडल जीतना शुरू कर देंगे तो शायद उसी लेवल के प्लेयर हम उनको समझना शुरू कर दें, लेकिन जब तक ये जीतेंगे नहीं आप उनको उनसे कंपैरिजन पे नहीं ला सकते। तो बाजवा साहब, जो स्पोर्ट्स हैं वो एक लेवलर का रोल भी प्ले करती हैं, सोशल मोबिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आपकी शख्सियत को भी बहुत चेंज करती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स ने या हॉकी ने आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से शेप अप किया? या आप ये बताइए कि आप एक चैम्पियन टीम का हिस्सा रहे जो कि विनर थी गोल्ड मेडल की, तो एक चैम्पियन का माइंडसेट क्या होता है? एक उसका माइंड किस तरह से डिफरेंट होता है एक आम इंसान से जो स्पोर्ट्स नहीं खेलता? मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, और ये मेरा लाइफ का असासा है। और मैं समझता हूं कि ये हर वो बंदा जिसने टॉप लेवल की स्पोर्ट्स की होती है और जीता होता है कंट्री के लिए, वो छोटी मोटी चीज़ों से ना उस पर उसको असर नहीं होता। वो उसका फोकस जो है वो कभी ख़राब नहीं हो सकता। वो फोकस्ड होता है। वो इतना शॉक प्रूफ हो जाता है कि उस इधर से उधर से बुली कर रहे होते हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। वो जो उसका टारगेट होता है ना, वो उसको अचीव करने के लिए ही जस्ट वेंट थ्रू एवरी हर्डल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो ये एक ऐसा माइंडसेट है, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाता है आपका कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। आपने अगर सोचा हुआ है कि आपने कुछ करना है तो आप कर लेते। शॉक प्रूफ की टर्म आपने यूज़ की। बिल्कुल तो जो एक चैंपियन का माइंडसेट है, जो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन का माइंडसेट है, वो ये आपको लेज़र शार्प फोकस्ड कर देता है बिल्कुल कि आप एग्जैक्टली। डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ते। आप ड्रैग हो ही नहीं सकते। आपको कोई चीज़ जो है ना वो डाइवर्ट नहीं कर सकती। आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो मेंटली कि आपको पता होता है कि यार मेरा रास्ता ये है, ये इस बुलशिट, ये इसमें नहीं पढ़ना मैंने। वेरी इंटरेस्टिंग। पर साहब, आज के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो भी क्या इतने फोकस्ड हैं, या आप समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस, आपके दौर में शायद सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं था, या इस तरह से चीज़ें नहीं थी, तो आप समझते हैं कि हमारे आज के जो बच्चे हैं, प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स में लोग हैं, वो भी उतने ही फोकस्ड हैं, या आप लैक ऑफ फोकस कहीं देखते हैं? देखें, स्पोर्ट्स आज भी हो रही। मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब इस तरह देना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर हम पीछे हैं तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द मेथड। कुछ प्रॉब्लम है हमारे में, ठीक है। अगर अदरवाइज़ इंडिया हमारा हमसाया है, दे आर द वर्ल्ड चैम्पियन इन क्रिकेट, ठीक है। T20 जीते हुए हैं, वो सारा टॉप की टीम है उनकी। हॉकी में भी वो चौथे पाँचवें नंबर पे हैं। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद ओवरऑल मेथडोलॉजी ऑफ सर, ये जो समथिंग रॉन्ग है, ये सिस्टम का रॉन्ग है या लड़कों का भी फोकस आउट मिक्स है? ऑफ ऑल। इट्स मिक्स ऑफ ऑल, फोकस में भी प्रॉब्लम मैंने है। कहा कि गवर्नमेंट की आपको पैटर्नाइजेशन चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, एंड एट द सेम टाइम प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, मोटिवेट होने की ज़रूरत है टू अचीव दैट गोल विच दे आर
बच्चों साहब, हमने सिस्टम के फ्लॉज की बात कर ली कि उसमें भी चेंजेस की ज़रूरत है, हमने फोकस की बात कर ली कि माइंड आपका किस तरह से, एक माइंडसेट क्या होना चाहिए एक चैंपियन का, एक अच्छे एथलीट का। थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस की हम बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन। फिजिकल फिटनेस को अगर आप कंपेयर करें तो वो हमारे लड़कों की जो आज हॉकी खेल रहे हैं उनकी आप लोगों के टाइम पे जो लोग खेल रहे थे उनसे अगर कंपैरिजन करें तो कैसी है, नंबर वन। नंबर सेकंड, उनका फिटनेस का जो लेवल है फिजिकल फिटनेस का, वो अगर हम जो टॉप टीम्स हैं दुनिया की उनसे कंपैरिजन करें तो क्या वो एट पार हैं या उसमें भी आप समझते हैं कि लैकिंग्स हैं? नहीं नहीं, वी आर फार फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड। अभी हम उस लेवल पे वी आर नहीं। बिलो। वी आर बिलो फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड। और वो उसकी क्या वजह है सर? उसकी वजूहात काफ़ी ज़्यादा हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो गाइड कर सके प्लेयर्स को फिजिकल फिटनेस के हवाले फिज़िकल से। के फिटनेस के हवाले से। क्योंकि मैंने जब कहा है ना कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स चाहिए, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा एक है कि जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक पूरा एक सब्जेक्ट है जो तमाम फेडरेशंस को, बोर्ड्स को करना चाहिए। हम रिलाई कर रहे हैं अभी भी इम्पोर्टिंग दैट रिसोर्स। हम्म। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है कि जो खुद से लड़कों को उस लेवल पे लेके जाए। बच्चों साहब, आज के दौर में जहाँ पे यूट्यूब है, एआई है, इतनी सारी चीज़ें आपको ओपन सोर्स पे अवेलेबल हैं, आप समझते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन का लैक भी है कि ये उस तरह से उस फिटनेस लेवल पे नहीं आ रहे, या सिर्फ विल नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग नहीं हैं जो उसको इकट्ठा करके ट्रांसफॉर्म कर दें टू द प्लेयर्स। ठीक है ना। अगर आप सिर्फ प्लेयर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे, वो खुद ही इंफॉर्मेशन लें और वो करें, और आई थिंक दैट्स द रॉन्ग वे। ओके। दैट्स द रॉन्ग वे, बिकॉज बिल्डिंग अप अ टीम इज़ अ टोटल साइंस। ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट हर इंडिविजुअल की, हर पोजीशन की डिफरेंट है। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का एक जो है ना अब सिनेरियो आ गया है, जिसमें कि अगर आपने दूसरी टीमों से compete करना है तो आपको उन तमाम चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद ऑल दीज AI टूल्स एंड इंटरनेट और यूट्यूब एंड वट एवर यू टेक, ये पहले भी थी, यूट्यूब में भी थी, हमारे ज़माने में भी थी, सारा कुछ होता था, इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। एक्चुअली होता यह है कि इसकी पीरियडाइजेशन का मसला होता है कि किस टाइम पे क्या किसी ने करना है, कौन सा आपका टारगेट क्या है, आपने अचीव क्या करना है, और आपने किस लेवल पे कहाँ पे लेके जाना है। और फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब ये सब कुछ भी कर लेते हैं, देयर इज़ नो गारंटी कि आप कामयाब होंगे नहीं। बट एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो है ना कि भाई यार आज नहीं हुए कल हो जाएंगे, कल नहीं हुए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ 10-10 साल बाद, 12-12 साल बाद हम टूर्नामेंट जीते हैं। पहले भी जब हम कहते थे ये पाकिस्तान की तूती बोलती है, हॉकी में पाकिस्तान जो हारता ही नहीं है, उस वक्त भी ऐसा नहीं था। अच्छा बच्चों साहब, हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस की, तो फिटनेस को ना मैं इस तरह देखता हूँ। देखें, एक तो है आपकी जेनेटिक फिटनेस, उसमें तो आपका जो है वो है। कुछ नहीं कर सकते। वो हमारी कैसी है, हमारी कौम की जेनेटिक जेनेटिक फिटनेस देखें कैसी ना, है? हमारा जो हाइट है वो कंपैरेटिवली दूसरी दुनिया से बहुत कम है। जर्मन, कंपेयरिंग विद जर्मन, ऑस्ट्रेलियंस एंड नीदरलैंड या बेल्जियम की इस वक्त स्पेन की टीमें हैं। तो हमारा प्रॉब्लम तो है ना, हमारे 5'6", 5'7", 5'8" हाइट है, उधर 6+ हाइट के प्लेयर हैं। कॉमन ठीक है, है। और उनकी मसल बिल्डअप जो है वो बहुत ज़्यादा है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ देयर जेनेटिक फिटनेस। फिर उसके बाद आपकी आ जाती हैं डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, आपकी हॉरिजेंटल मूवमेंट है, आपकी डायगोनल मूवमेंट्स हैं, आपकी जो हैं वो टर्न्स हैं आपके डिफरेंट किस्म के। कुछ में हमें एडवांटेज है, कुछ में हमें डिसएडवांटेज है। तो अब हमें ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है जिसमें हमारे पास हर किस्म का प्लेयर हो कि यार इस पोजीशन पे इस तरह के प्लेयर जो है वो चलते हैं। तो फिर आपकी न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। प्री मैच, पोस्ट मैच, ड्यूरिंग मैच, रिकवरीज। ठीक है, पोस्ट मैच रिकवरी कैसे होनी है, प्री मैच डाइट क्या है, 2 दिन पहले क्या है, प्री टूर्नामेंट डाइट क्या लेनी है, इन्होंने कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इनको देने हैं टूर्नामेंट से पहले ख़त्म कर देने हैं। देयर इट्स अ कंप्लीट साइंस ना। इट्स अ कंप्लीट साइंस। और ये हर एक के बस की बात नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े आला किस्म के लोग हैं जो इन चीज़ों को कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी इस फील्ड में लगाई है। जैसे कोचेज़ ने लगाई है, प्लेयर ने लगाई, इसी तरह न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए आपको। फिर आपकी
ये जो सारी चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको ओवरकम करने के लिए आपको एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। हमने बड़े तजर्बे किए साइकाइट्रिस्ट के साथ, बड़ी मज़ेदार बातें हैं। अब मैंने 2-3 दफ़ा एज अ कोच, इन चीज़ों को लाने की कोशिश की, लेकिन हमारे द प्रॉब्लम इज़ के साइकाइट्रिस्ट उस वक्त आपकी हेल्प करता है जब आप सच बोलते हैं, ओके। जब आप अपना प्रॉब्लम खुद बताते हैं कि दिस इज़ द प्रॉब्लम और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ठीक है, हमारे कोई बंदा जो है वो, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद आवर सोसाइटी, या इस कि कोई सच बोलना ही नहीं चाहता, कोई बताना ही नहीं चाहता मेरा मसला क्या है। वो डरते हैं कि मैंने बता दिया तो मुझे वैसे ही फारिग कर देंगे। कोई इंजरी छुपा के खेल रहा है, कोई अपने घर के मसले मसाइल छुपा के, कोई पर्सनल इश्यूज छुपा के खेल रहा है। तो वो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, वो आपकी हेल्प करता है एक साइकाइट्रिस्ट। वो उस वक्त हेल्प करेगा जब आप टीमों सच के बोल साथ रहे हैं। हैं। हमारे इधर काम ही नहीं होता इस तरह का। तो वो भी ज़रूरत है। अभी अच्छा, फिजिकल फिटनेस की बाजू से आप बात कर रहे हैं, अगर आप एज भी ऑन कैमरा बताना चाहें तो बता दें। आपने अपनी पर्सनल फिटनेस बहुत मेंटेन रखी हुई है, तो आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? क्या फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को भी प्लीज़ इस हवाले से गाइड करें? थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी रूटीन में यही है कि मैं हर ऑल्टरनेट डे पे अपना एक 1.5 घंटे का मैंने सेशन रखा हुआ है, जिम सेशन है, जिसमें मैं एक दिन जॉगिंग करता हूँ, एक दिन वॉक करता हूँ, फिर अपनी पूरी जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ डिफरेंट किस्म की। तो मैंने अपना वो लाइफस्टाइल जो है रखा हुआ है, और मैं खाने पीने में बहुत एहतियात करता हूँ। मैं जंक खाना बहुत कम खाता हूँ। ठीक है, जो मेरा ख्याल है हमें आदत पड़ी है खेलने के टाइम से ही, तो बीच में हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें, चीटिंग डेज आते रहते हैं, फैमिली में दोस्तों में आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं अगर बताऊँ, मैं काफ़ी फोकस्ड हूँ इस हिसाब में। फिटनेस कॉन्शियस हैं, और फिटनेस एज वाली कॉन्शियस। बात आप गोल कर गए। नहीं नहीं, एज में क्यों नहीं, मैंने क्यों गोल करनी है, हमारी यही तो सारी दुनिया को पता होती है। मैंने क्यों, मैं आई एम 56 नाउ। अच्छा, मैं माशाल्लाह यू आर वेरी फिट फॉर दैट। क्या और बात है। बाजू साहब, आप ये, हम बिल्कुल कन्वर्सेशन रैप अप कर रहे हैं, हमारा रैपिड फायर राउंड होगा। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो इंटरनेशनल करियर है हॉकी का, आपका ज़िंदगी का हॉकी की जो लाइफ है उसका सबसे यादगार मोमेंट क्या था? फाइनल मैच जो हम जीते 94 का फाइनल। 94 वर्ल्ड कप, वो दैट वाज द पीक ऑफ माय यू नो करियर। वर्ल्ड कप का गोल करवाया और उसके बाद वर्ल्ड कप जीता, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और कोई ऐसा फैसला ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड जो आप समझते हैं कि गलत हुआ, नहीं लेना चाहिए था, अगर आप बताना चाहें? आई थिंक एक रिवोल्ट हुआ था 96 पे, हमने किया तो अच्छी नीयत से था, लेकिन मैं जब अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो इस तरह के काम नहीं होने चाहिए प्लेयर्स वो क्या रिवोल्ट क्या था? शहबाज को बाहर कर दिया जी 96 ओलंपिक से पहले। तो हम चाहते थे कि शहबाज इस टीम का हिस्सा बन जाए, तो हमने खेलने से इनकार कर दिया पूरी टीम ने कि शहबाज आएगा तो हम खेलेंगे। वो मेरा ख्याल है कि गलत फैसला था, क्योंकि उसका ओवरऑल नुकसान हुआ पाकिस्तान को, और फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो शहबाज साहब को क्यों बाहर कर दिया 96 ओलंपिक बस से? वो छोड़ें, वो एक लंबी स्टोरी है। मैंने तो बताया कि वो प्लेयर्स को कभी भी इस किस्म के कामों में नहीं आना चाहिए, उसको अपनी गेम पे फोकस रखना चाहिए। तो वो आप समझते हैं गलत फैसला था? दैट वाज अ अच्छा, रॉन्ग डिसीजन। मैं कहीं आने से पहले जब तैयारी कर रहा था तो मैं देख रहा था आपने कहीं पे शायद जापान ओलंपिक्स में या कहीं पे आपने 12 प्लेयर्स उतार दिए थे, वो भी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी? नहीं, वो मैं तो नहीं था। वो कंट्रोवर्सी ऐसे नहीं हुई थी, असल में आजकल रोलिंग सब्स्टिट्यूट्स हो रहे हैं। ओके। तो जापान के ख़िलाफ़ मैच में हमारा क्वालिफायर था और हम क्वालिफाई नहीं कर सके। ख्वाजा जुनैद था और सेट्रिक था, मैं तो सेक्रेटरी था, मैं तो लाहौर में बैठा था, ये खेल रहे थे इंडोनेशिया में। ओके। तो इन्होंने वो जब रोलिंग सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो एक लड़का जो है अभी बाहर नहीं आया, दूसरा अंदर चला गया। सही। एट द वेरी सेम टाइम, उसी टाइम पे पाकिस्तान ने गोल कर दिया। ओके। तो जब वो गोल किया तो थर्ड अंपायर ने कहा कि दे वर 12 प्लेयर्स ऑन द फील्ड व्हेन दे स्कोर अ गोल। ओके। तो वो गोल कंसीडर नहीं हुआ? वो गोल रिवर्स हुआ और पाकिस्तान को जो है वो हार गया पाकिस्तान वो मैच, और पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका। ओके। तो दैट वाज अ कंट्रोवर्सी जिस पे किसी का कोई कसूर तो नहीं है। आप कह सकते हैं कि थोड़ा मिस कैलकुलेशन कह सकते हैं। मैनेजमेंट का या प्लेयर्स की जो होती है ना एड्रेनल रश, उसमें होता है। ये नॉर्मली होता नहीं है, बड़ा कम है। आई थिंक ये एक दफ़ा पहले भी जो अर्जेंटीना में ओलंपिक हुआ था उसमें भी ये हुआ था इसी तरह।
पाकिस्तान टीम के साथ ही? हाँ, नहीं, वो किसी जर्मनी और टीम और के साथ? अर्जेंटीना के मैच में हुआ था, और अर्जेंटीना को एडवांटेज हुआ था उसका। जर्मन मेरा ख्याल एक प्लेयर ज़्यादा चला गया था, सही। तो वो जर्मन प्लेयर को फिर उसको एक कार्ड भी हुआ, येलो कार्ड हुआ 10 मिनट के लिए। द सेम हैपेंड विद द पाकिस्तान। पाकिस्तान प्लेयर को भी कार्ड हुआ, पाकिस्तान के मैनेजर को भी कार्ड हुआ, और पाकिस्तान 10 लड़कों से खेला लास्ट 10 मिनट्स, और ओके। पाकिस्तान का गोल भी रिवर्स हुआ। तो उसका नुकसान फिर बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें नुकसान हुआ। अर्जेंटीना जीत गई, वो ओलंपिक जीत गई। 10 लड़के जर्मनी के खेले, और वो मेरा ख्याल है यही हुआ था इंसिडेंट। ये 2 इंसिडेंट है जो हुए थे, सही। तो दैट वाज अ मिस्टेक। अच्छा बाजू साहब, हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन एक रैपिड फायर राउंड है, क्विक क्वेश्चंस और जी, क्विक बिल्कुल। आंसर्स। आसिफ बाजवा साहब, लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, और इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ सरप्राइजेस, बट ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ है ज़िंदगी को, और अपनी ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। एंड हाउ डू यू डिफाइन पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद हयात? मकसद याद तो देखें, आप इसको जिस तरह मर्जी ले लेंगे, मैं ये समझता हूँ कि आपका मकसद ये होना चाहिए था कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, और आप एक ऐसा लाइफ को इस तरीके से गुजारें कि जिससे लोग उससे फ़ायदा उठाएं, उसकी छाँव में बैठें, उससे फ़ायदा उठाएं। ज़िंदगी एक मौका दे तो दोबारा से हॉकी ही खेलेंगे या कुछ और करना चाहेंगे? आई थिंक आई लव हॉकी इन अ वे कि मुझे लगता है मैं दोबारा हॉकी को ही चूज़ करूँगा। एंड हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस, खुशी क्या है? देखें, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपके बहन भाई आपके साथ हैं, आपके बच्चे साथ हैं, and you are living among your friends, and you're meeting them, you're cherishing them, this is happiness. इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। एनी बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ लाइफ, कोई पछतावा? आई थिंक द ओनली रिग्रेट इन माई लाइफ इज़ कि मैं शायद अपने वालिद साहब की उस तरह, हमें वालिद साहब की खिदमत का मौका नहीं मिला। अभी मैं हॉकी खेल रहा था तो 95 में उनकी डेथ हो गई। तो मेरे दिल में है कि थोड़ा वो देखते उस टाइम को कि हम किस तरह फ्लरिश कर रहे हैं, उनके बच्चे किस तरह फ्लरिश कर रहे हैं, तो शायद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई होते इस लाइफ से। ही वॉज़ अ ग्रेट मैन। तो मेरे लिए ये एक है कि मैं शायद उस तरह अपने वालिद की खिदमत नहीं कर सका। 2050 के पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? 100 साल के पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं, और पाकिस्तान की हॉकी को कहाँ देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, और इसमें बहुत पोटेंशियल है, एंड आई होप जो गलतियां हम 70 साल तक करते आए हैं वो शायद आने वाले 70 साल में ना करें, और पाकिस्तान एक अजीम मुमलिकत बने। हम ऑलरेडी हम बहुत अजीम हैं, हमने हर चीज़ की हुई है, ठीक है, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसी पाकिस्तान में मेरे बच्चों ने भी रहना है और उनके बच्चों ने भी रहना, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला हर टाइम पाकिस्तान के लिए बेहतरी का टाइम होगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो अगर कोई हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें, स्पेशली यूथ को, तो वो क्या होगा? मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ आप पढ़ने पे तवज्जो देते हैं तो उसे आप ज़रूर कोई ना कोई स्पोर्ट्स को अडेप्ट करें, एज अ प्रोफेशन भी करें और एज अ फ़न भी करें, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो आपको ज़िंदगी के वो ट्रेड सिखाती है जो शायद आपकी एजुकेशन भी आपको ना सिखा सके। और वो सबसे ज़रूरी जो एक ट्रेट है जो स्पोर्ट्स सिखाती है, जो स्पोर्ट्स के अलावा नहीं सीख सकते, वो क्या है? वो है कि हाउ टू टीम अप। हाउ टू टीम अप। जी, और आपको हारना भी तो सिखाते हैं ग्रेसफुली बिल्कुल। स्पोर्ट्स में। टीम स्पोर्ट्स अप, के अलावा टीम का ये कहीं मतलब नहीं ये होता है सीखते। कि आप हर किस्म के सिनेरियो से गुजर के आप जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। आपको बुली किया जाता है, आपको अंडरमाइन किया जाता है, फिर आप अपनी ताकत से ऊपर आते हैं, एंड फिर आप इस पोजीशन में आते हैं जब आप दूसरों को बुली करने की पोजीशन में आ जाते हैं, और फिर आप अपनी ताकत के बल पे दूसरों को अंडरमाइन करते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ से होता है। तो स्पोर्ट्स में हर चीज़ है, तो आप हर किस्म का ट्रेड जो लाइफ में जिसका आपको सामना होता है, वो पूरे तरीके से आप स्पोर्ट्स किसी भी टीम का हिस्सा बने तो आपको वो समझ आ जाते हैं, सीखते हैं आप सीखते हैं। टीम बिल्डिंग, टीम के साथ बिल्डिंग, चलना, टीम बनाना। प्रोग्रेशन, टीम बिल्डिंग, और हाउ टू गेट टू द टॉप, अपनी गलतियाँ और दूसरों की गलतियाँ उनके ओवरकम करना, उनको पर्दा डालना, दूसरों की गलतियों को एक्सपोज करना। यू गॉन थ्रू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त।
बाजवा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इट वाज प्लेयर वेरी जी, इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया। प्लेयर इज़ ऑल माइन जी, थैंक यू बहुत सो मुझे भी वेरी बड़ी मच। खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे थे पॉडकास्ट लिव विद पर्पस। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद। आज का ये शो आपको कैसा लगा? अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं बाजवा साहब से या पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन है आने वाले प्रोग्राम्स में मेहमान के हवाले से कि किन को हम एज अ गेस्ट यहाँ पर लेकर आएँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।